हेलो क्लास 8। तो कैसे हो तुम सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की साइंस का 18 चैप्टर जो कि है हमारा वायु तथा जल का प्रदूषण। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे कि क्या है चैप्टर के अंदर, क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलो, अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो वो मैंने चैनल में बनाकर डाल रखी है, आप मॉडर्न मास्टर जी के चैनल में चेक कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहीं पर जाकर सीधा पहले इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझे कि चैप्टर के अंदर आखिर बताया क्या गया है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो चलो, आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ इसकी एक्सरसाइज को करने के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है। अब किस किस तरह की विभिन्न विधियां हैं जिनके कारण क्या होता है, जो जल होता है वो प्रदूषित होता है, यानी कि गंदा हो जाता है। तो अब हम देखते हैं पानी संदूषित होने के कारण मल अपशिष्ट। अब मल अपशिष्ट यानी कि क्या, रसोई, शौचालय और कपड़े धोने के स्रोत की अपशिष्ट पदार्थ के कारण यह भी पानी को दूषित करने के लिए जिम्मेदार है। अब आप देखिए, अपशिष्ट, मल अपशिष्ट का क्या मतलब होता है। मल अपशिष्ट का अर्थ होता है जितने भी हमारी गंदगी है, यानी कि हम क्या करते हैं, रसोई में खाना बनाते हैं, शौचालय होते हैं, कपड़े धोने का स्रोत होता है जहाँ पर हम कपड़े धोते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब जाकर जल में ही तो मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी नहरों नालों में मिल जाते हैं, जिसके कारण वहाँ का पानी क्या होता है, दूषित होता है। और ये सभी चीज़ें इनके लिए जिम्मेदार हैं। और सबसे मेन जिम्मेदार इनके लिए कौन है, हम, यानी कि ह्यूमन बींग्स। तो अब हम देखते हैं औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि फैक्ट्री से जो अपशिष्ट निकलता है उसमें क्या आता है। उद्योग जल स्रोत में हानिकारक रासायनिक अपशिष्ट जारी करते हैं जो उन्हें प्रदूषित कर रहा है। अब आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं, उनके आगे क्या लगे होते हैं, जो उत्सर्जन करने के लिए उनमें क्या लगे होते हैं, जो गंदे गंदे केमिकल्स होते हैं, कचरा होता है फैक्ट्रीज़ का, वो सब वो नालों नहरों में बहा देते हैं। तो उसके कारण भी नहरें क्या होती हैं, गंदी होती हैं। अब हम देखते हैं कृषि रसायन, यानी कि किसान अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करते हैं। अब किसान क्या करते हैं, जब खेती करते हैं तो वो कीटनाशक, यूरिया, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो क्या होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, जो फसल उत्पाद की वृद्धि करता है, जो क्या करता है, फसल उत्पादन में वृद्धि करता है, यानी कि उससे ज़्यादा फसल होती है। और ये रसायन क्या होते हैं, बारिश और बाढ़ के कारण जल निकायों में मिल जाते हैं, और जब बारिश और बाढ़ होगी तो वो क्या होंगे, वो जल में मिल जाएंगे, है ना। जब बारिश होगी खेत में उन्होंने यूरिया डाला हुआ है, वो क्या होगा, वो जल में मिल जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, ये जल के निकाय में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है, और वो जल बहकर नदियों नालों में जाता है, और फिर वहाँ से वो जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो ये भी कारण है किस चीज़ के प्रदूषित होने के, जल के प्रदूषित होने के। हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। यानी कि व्यक्तिगत, यानी कि आप स्वयं क्या सहायता कर सकते हैं कि जिससे आप वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, किसी व्यक्ति को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। अब कोई व्यक्ति अगर वायु प्रदूषण को कम करना चाहता है व्यक्तिगत तौर पर, तो उनको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। कम दूरी के लिए वाहनों का उपयोग ना करें, यानी कि आपको अगर पास में ही मार्केट जाना है, अपने पास की ही मार्केट में जाना है, वहाँ से आपको सामान लाना है, तो अपनी गाड़ी, व्हीकल्स, इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे धुआं निकलता है, जो क्या करता है, प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण। और दूसरा पॉइंट है, जितना हो सके कारों के इस्तेमाल और इनसे बचना चाहिए। हम जितना हो सके हमें कारों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, और जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। अब क्या करें, हम क्या होते हैं, अगर हमें गांव जाना है, कहीं और किसी अदर स्टेट में जाना है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम पे अपना व्हीकल है तो हम उसमें सीधा चले जाते हैं। अगर ऐसे ही सारे लोग अपने अपने व्हीकल में जाएंगे तो सोचिए कितना पेट्रोल है उसका इस्तेमाल होगा, उसका क्या होगा, उपयोग होगा। और पेट्रोल भी क्या है, एक एक्सहॉस्टिबल, यानी कि जो समाप्त हो जाता है, उस तरह का एक स्रोत है। और उसके बाद जब क्या होगा, इतना सारा धुआं निकलेगा सबकी गाड़ियों से, तो उसमें आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा। और जब क्या होगा, अगर एक बस में 50 लोग जाते हैं, वो 50 के 50 अपनी गाड़ियों में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा। लेकिन वो 50 के 50 एक सार्वजनिक बस होती है, उसमें अगर वो जाएं तो क्या होगा, एक सिर्फ जितनी बस जितनी कंज्यूम करती है पेट्रोल, उतना ही होगा, और उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण भी कम होगा। तो इससे यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी बात निकल कर आई है।
अब हम आगे देखते हैं, वाहनों और घरेलू चिमनी से उत्सर्जन को नियंत्रित करना चाहिए। और जो वाहन होते हैं, घरेलू चिमनी होती है, उनसे जो उत्सर्जित होता है उसको हमें नियंत्रित करना चाहिए। कूड़े को हमेशा सही तरीके से निपटाना चाहिए और ना कि जलाना चाहिए। कूड़े को हमें क्या करना चाहिए, सही तरीके से निपटाना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, तो ना कि उसे हम जला दें। तो जलाने से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी और सीएनजी का उपयोग करके डीजल और पेट्रोल से बचाएं। अब स्वच्छ ईंधन जैसे कि सीएनजी होती है, एलपीजी होती है, इनका हम उपयोग करें और डीजल से बचें। आपने पहले पढ़ा होगा कि सीएनजी और एलपीजी क्या होते हैं, बहुत ही कम, इनमें क्या होती है, हीट बहुत ज़्यादा निकलती है और ये पॉल्यूशन यानी कि एक फ्लेम यानी कि जिस पे क्या होता है, धुआं नहीं निकलता, उस फ्लेम के साथ जलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है। जो स्वच्छ पारदर्शी जल होता है वो हमेशा पीने योग्य होता है। आपको इस पर टिप्पणी करनी है, यानी कि इसके बारे में बताना है कि स्वच्छ जल जिसके आप आर पार देख सकते हैं, नीचे जिसकी तली देख सकते हैं, उसको वो क्या होता है, वो पीने योग्य होता है। तो आपको इस बारे में बताना है। अब हम इसका आंसर देखते हैं, नहीं। साफ जो साफ़ और पारदर्शी पानी हमेशा पीने योग्य नहीं होता। जो साफ़ और पारदर्शी पानी यानी कि जिसके अगर आप किसी बर्तन में रखते हैं, कहीं पर दिखाई देता है, उसके आपको अगर उसमें तली दिखाई देती है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पीने योग्य हो। साफ़ पानी दिखाई दे सकता है, लेकिन यह हो सकता है कि उसमें सूक्ष्म जीव और अन्य विघटित अशुद्धियाँ होने के कारण कुछ रोग होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, जो पानी आपको साफ़ दिखाई देता है ज़रूरी नहीं है कि वो पीने योग्य हो, क्योंकि साफ़ पानी जो दिखाई देता है उसमें हो सकता है कि सूक्ष्म जीव और कुछ विघटित अशुद्धियाँ हो, जिनके कारण क्या होते हैं, रोग होते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पीने से पहले पानी को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि पीने से पहले हमें क्या करना चाहिए, पानी को शुद्ध करना चाहिए। पानी को शुद्ध करने वाली प्रणालियों द्वारा उबाल कर भी किया जाता है। अब पानी की शुद्धि आप किस तरह से करेंगे, तो पानी को सबसे इजी मेथड होता है, आप पानी को उबाल कर, यानी कि आपको कई बार जब डॉक्टर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि पानी को बॉईल करके पिएं। तो इसका मतलब होता है उसमें क्या होती है, इसमें जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो उसमें मिट जाती हैं। तो अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, क्या आपने अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं। आप मान लीजिए अपने नगर पालिका के सदस्य हैं, ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिसमें नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। अब मान लीजिए आप नगर पालिका के क्या हैं, निवास सदस्य हैं एक, तो आपको क्या करना है, ऐसी एक सूची बनानी है ऐसे उपायों की जिससे क्या हो, नगर में जितने भी निवासी हैं उनको स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, मिल सके। तो सभी निवासियों को स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। तो अब आप देखते हैं, पानी के पाइप से आसपास का क्षेत्र भी स्वच्छ होना चाहिए। अब पानी का जो पाइप है उसके आसपास के क्षेत्र भी स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है, कहीं पर पाइपलाइन फट जाती है तो वहाँ से गंदगी अंदर चली जाती है। और क्लोरीनीकरण जैसे रासायनिक तरीके पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। अब क्लोरीनीकरण, आपको पता है क्लोरीनीकरण एक तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, पानी को साफ़ करते हैं। तो इस रासायनिक तरीके का उपयोग करके पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग करना चाहिए। और मुख्य जल स्रोत स्वच्छ परिवेश में बनाया जाना चाहिए। और मुख्य जल स्रोत जहाँ से पानी आता है उसको हमें एक स्वच्छ परिवेश यानी कि बहुत ही क्लीन एरिया में बनाना चाहिए, बहुत ही अच्छा वहाँ पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए और ठीक से बना रखा जाना चाहिए और ठीक से उसको बनाए रखा जाना चाहिए। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो सूत्रानुसार शुद्ध वायु में लगभग क्या होता है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों जैसे आर्गन, मीथेन, ओजोन और पानी के वाष्प कम मात्रा में उपस्थित हैं। अब सूत्रानुसार यानी कि कुछ एक डिटेल आपको दी गई है जिसके अकॉर्डिंग कितना होता है, जो शुद्ध वायु होती है उसमें 78% नाइट्रोजन होना चाहिए, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कितना होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें भी इसी के अंदर आती है जैसे आर्गन, मीथेन, ओजोन, पानी के वाष्प। ये क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। जब इस वायु की संरचना में हानिकारक पदार्थ या गैस जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर मिलाकर परिवर्तन किया जाता है, तब ऐसी हवा को दूषित कहा जाता है। और दूषित किसे कहा जाता है, जब इसे शुद्ध कहा जाता है तो दूषित इसे कहा जाता है। यानी कि जब वायु में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलर मोटर, ये सभी जब क्या होती हैं हानिकारक गैसें हवा में मिल जाती हैं तब उसे हम प्रदूषित कहा जाता है। अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन। उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। अब वैसी सिचुएशन की आपको व्याख्या करनी है जिनसे क्या होती है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल क्या होता है, वर्षा में कैसे प्रभावित होता है, तो अब हम देखते हैं। कोयला और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से विभिन्न प्रदूषकों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब कोयला और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो तब क्या होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में वायुमंडल में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, एटमॉस्फेयर में छूट जाता है। ये प्रदूषक पानी में मौजूद वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। अब ये क्या होंगे, जब ये ऊपर चले जाते हैं तो आपको पता है बादल क्या होता है, एक वाष्प का बना होता है, और ये बादल के जो वाष्प होता है उसके पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। ये बारिश के साथ क्या करते हैं, नीचे आते हैं, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब ये एसिड बारिश के साथ नीचे आएंगे तो ये क्या बनाएंगे, अम्लीय वर्षा बनाते हैं। अब हम इसी में देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या क्या होते हैं। अम्लीय वर्षा से इमारतों और संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। और जब अम्लीय वर्षा होती है तो क्या होता है, जितनी भी इमारतें हैं यानी कि बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि ताजमहल हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। विशेष रूप से संगमरमर, जैसे कि संगमरमर से बना ताजमहल, और जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इनको नुकसान पहुँचता है, विशेष करके जो संगमरमर के बने होते हैं। और संगमरमर का क्या बना है आपको पता है, ताजमहल बना हुआ है। और ताजमहल आप देखें, अगर आप घूमने जाएं वहाँ कभी, तो आप देखेंगे कि ताजमहल पहले क्या था, बिल्कुल शाइनिंग था, वाइट कलर का, लेकिन अब कैसा हो चुका है, बिल्कुल फीका ब्राउनिश येलोइश हो चुका है। तो ये इसी का कारण है। अम्लीय वर्षा फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अब जब अम्लीय वर्षा होगी तो इससे क्या होती है, फसल भी कई बार ख़राब हो जाती है। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पौधघर गैस नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ गैसेस दिए गए हैं और इनमें से बोला है पौधघर, आपने सुना होगा, जिसे हम क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्म भी कहते हैं। तो वहाँ पर कौन सी गैस इस्तेमाल नहीं की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की जाती है, मीथेन की जाती है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं की जाती। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं हम, पौधघर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अब पौधघर प्रभाव का यानी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होते हैं, तो उसको आपको अपने शब्दों में क्या करना है, आपको उसको डिटेल में समझाना है। तो जब सूर्य की किरणें क्या करती हैं, जब सूर्य की किरणें, आपको यहाँ पर दिया गया है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है तो उनमें से कुछ वापस परिवर्तित हो जाती हैं और बाकी पौधघर यानी कि ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब जब क्या होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती है तो कुछ तो क्या होती हैं, परिवर्तित होकर वापस चली जाती हैं, लेकिन और जो बाकी होते हैं वो पौधघर यानी कि ग्रीन हाउस गैस अवशोषित हो जाती है, जिसमें क्या होता है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और ओजोन शामिल होता है। और इसमें क्या होता है, जो अवशोषित होती है उसमें होता है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और ओजोन शामिल होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा सूर्य के विकिरण की आवश्यक मात्रा से अधिक अवशोषित होने के कारण वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। अब क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो ये क्या करता है, जो सूर्य के विकिरण होता है उनको अवशोषित करता है, जिसके कारण हमारा जो वातावरण है उसका औसत तापमान बढ़ जाता है। तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुवीय बर्फ़ के आवरण पिघलने लगेंगे। अब जब तापमान बढ़ने लगेगा तो ध्रुवीय जो आवरण है, यानी कि आपने देखा होगा ग्लेशियर्स हैं, वो क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं और समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होती है, और वो पिघल कर कहाँ आता है, समुद्र में आता है, और समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगता है। इससे जो तटीय इलाके हैं उनमें रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जो तटीय इलाकों पर रहते हैं उनके लिए खतरा इसलिए पैदा हो सकता है क्योंकि जब समुद्र में जल का स्तर बढ़ेगा तो वो जल क्या होगा, वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा, जिससे बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं, आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्ण के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण लिखिए। अब आप अपनी कक्षा में क्या करते हैं, विश्व उष्ण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पे आप एक छोटा सा भाषण देते हैं अपने क्लास में, तो आप क्या देंगे। तो विश्व उष्ण हमारे देश के अलावा पूरे देश के यानी कि पूरे देश के लिए बड़ी समस्या है,
विश्व उष्ण क्या है, सिर्फ हमारे देश के ही अलावा पूरे विश्व के लिए, आप यहाँ पर देश की जगह पूरे विश्व के लिए करें, बहुत बड़ी समस्या है। और यह धरती के वातावरण पर लगातार बढ़ रही है। और ये क्या हो रही है, धरती का जो वातावरण है उसमें ये लगातार बढ़ने पर लगी हुई है, यानी कि रुकने का नाम नहीं ले रही। और इस समस्या से न केवल मनुष्य धरती पर रहने वाले, और इसी समस्या से न ही केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। और इस समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक देश को कुछ न कुछ उपाय लगातार कर रहा है, परंतु यह निरंतर बढ़ ही रहा है। और इसी को रोकने के लिए जितने भी देश हैं विश्व में, वो सभी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं, लेकिन ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। विश्व उष्णन के सबसे बड़े जिम्मेदार स्वयं मानव है। और विश्व उष्णन के जो भी विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं वो है मनुष्य। उनकी गतिविधियां ही कुछ ऐसी हैं कि हर तरफ लगातार विश्व उष्ण बढ़ रहा है। यानी कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है, हम हैं, मनुष्य हैं, क्योंकि हमारे ही कारण लगातार विश्व उष्ण बढ़ रहा है। मनुष्य की इन गतिविधियों से खतरनाक गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में आवरण में बढ़ोतरी हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार अपने जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, सब कुछ चलने पर लगे हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज बनने पर लगी हुई हैं और वातावरण में इनकी बढ़ोतरी हो रही है। इसी के कारण ग्रीन हाउस गैस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हमको ये करना होगा कि जितना हो सके हमें उतना कम करना होगा। अपने इन सब जितने भी हम कंज्यूम करते हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी आवश्यकता हैं, उनको हमें निम्न स्तर पर बहुत ही कम करनी होगी, तब जाके ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। अब ताजमहल की सुंदरता पर जो संकट आया है उसका आपको वर्णन करना है। तो आंसर है इसका अम्लीय वर्षा ताजमहल की सुंदरता के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। अम्लीय वर्षा आपको पता है, मैंने बताया कि संगमरमर की बनी हुई है ताजमहल, जिस पर क्या होता है, जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसकी संगमरमर की जो प्लेटें हैं वो ख़राब होती हैं। इससे उसकी सुंदरता पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब एसिड बारिश स्मारक पर गिरती है, यानी कि ताजमहल पर गिरती है, तो पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ होता है। और वे क्या करते हैं, स्मारक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे एक पाउडर जैसा पदार्थ बनता है जो वर्षा में घुल जाता है। और इससे क्या होता है, एक पाउडर जैसा पदार्थ बनता है जो क्या होता है, वर्षा में घुल जाता है। और यह घटना संगमरमर के कैंसर के रूप में जानी जाती है। और इस घटना को किस नाम से भी जाना जाता है, संगमरमर का कैंसर। तो आप इसको याद रखें। इसके अलावा मथुरा तेल रिफाइनरी से उत्सर्जित कालिख के कण संगमरमर के पीलेपन के लिए जाने जाते हैं। अब मथुरा में एक रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी एक कंपनी होगी, उससे जितना भी उत्सर्जित जो कालिख के कण होते हैं वो संगमरमर जो भी पीला होता जा रहा है संगमरमर, उसका कारण क्या है, तेल रिफाइनरी से उत्सर्जित कालिख के कण। हम यहाँ पर 11th क्वेश्चन देखते हैं, जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जो जल जीव होते हैं उनकी उत्तरजीविता को प्रभावित करती है। अब जब जल में क्या होंगे, पोषक के स्तर में जब वृद्धि होती है तो वो किस प्रकार जो जलीय जीव होते हैं उनकी उत्तरजीविता को प्रभावित करती है। तो एक, जल के पोषक तत्वों के स्तर में वृद्धि शैवाल की आबादी में वृद्धि अत्यधिक वृद्धि की ओर जाता है। अब क्या होता है, जब एक जल में पोषक तत्वों के स्तर में वृद्धि होती है तो शैवाल की आबादी में अत्यधिक वृद्धि की ओर जाता है। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो वे क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि जो मरे हुए सड़े हुए जीवों को खाते हैं, उनके लिए क्या होते हैं, भोजन के रूप में उनकी सेवा करते हैं। अब बहुत सारी ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में उपयोग होती है, और इसी प्रक्रिया में बहुत सारी ऑक्सीजन उपयोग होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जल में घुलित ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है। और इसके कारण क्या होता है, जल में जितनी भी ऑक्सीजन है उसकी स्तर में कमी आती है, और यह बदले में मछलियों और अन्य जलीय जीवों के मरने का कारण बनता है। और ये क्या बनता है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि चैप्टर के अंदर क्या है, क्या बताया गया है चैप्टर के अंदर। तो पहले आप उस वीडियो को देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखी है उस वीडियो की, तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखें, फिर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं।
तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।